हे दोस्तों, वेरी स्वीट नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप अभी तक जान चुके हैं कि यहाँ केवल 10 प्रश्न होंगे और आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं आपको इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन दिस ईयर। किस ईयर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया था। थोड़ा आप समझिए इसके बारे में। 1960s में इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर सुधार को आगे जब बढ़ाया तो उसमें उसने इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उसने पायलट प्रोजेक्ट लागू किया 7 जिलों में। 7 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया जो कि 7 स्टेट्स से थे, उनको उसने चूज किया और उसमें इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया। उसके बाद 1965 में इन्होंने क्या किया? 144 डिस्ट्रिक्ट्स में एक प्लान लगाया और वो प्लान था इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। इसको स्टार्ट किया। और मैं तभी बताऊं 1965 में ही मैक्सिको में 1965 में ही मैक्सिको में क्या हुआ? नॉर्मन डी बोरलॉग, जिनको वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है, नॉर्मन डी बोरलॉग जी ने हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स खोजा। हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स खोजा किसकी? व्हीट की, जिसको वर्ल्ड भर में यूज़ किया जा रहा था। उस समय इंडिया ने 1966 में एक प्लान स्टार्ट किया जो कि पूरी इंडिया में एक तरह से लागू किया गया, हाई एल्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। इसमें हाई एल्डिंग वैरायटी बीजों का प्रयोग किया गया और पूरी इंडिया में एक तरह ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्ट माना जाता है 1966 से। ओके, अब मुझे थोड़ा एक चीज़ बताइए, 1966 के बाद का जो समय था उसे प्लान हॉलीडे जाना गया। प्लान हॉलीडे, तो प्लान हॉलीडे इधर 1966 से 69, ये प्लान हॉलीडे 3 सालों का था। उसके बाद भी प्लान हॉलीडे इंडिया में आए, तो आप बताइए कब कब आए? यानी 3 बार इंडिया में टोटल प्लान हॉलीडे आए, एक तो ये मैंने बता दिया, 2 बार और कब आए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम फाइनली कोलैप्स एट द ग्लोबल लेवल इन द ईयर। देखो, पहले ब्रिटेन सिस्टम कोलैप्स होने से पहले इसको हम पहले बना लेते हैं। देखो, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम क्या था? यूनाइटेड नेशन 1944 की बात है। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ऑर्गेनाइज हुआ था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था ये? यूएसए के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक जगह पे हुआ था। तब यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट को जाना गया ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के नाम से। ओके, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में 2 इंस्टीट्यूशन बने। एक बना आईबीआरडी, जिसको कहा गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और एक बना आईएमएफ। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, या ये चूंकि 2 बने थे इसको कहा गया ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। इसको ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा गया। इसमें क्या कंडीशन थी? देखो, इसमें डॉलर को क्या किया गया? एक प्रिंसिपल करेंसी मान ली गई और उसको किससे? गोल्ड से जोड़ दिया गया और डॉलर को अन्य करेंसीज से जोड़ दिया गया, लाइक रुपीज से, यूरो से, और इन लोगों से, इन करेंसीज से डॉलर को जोड़ दिया गया। जो $1 उस समय होता था, $1 इज इक्वल टू 0.88 ग्राम गोल्ड होता था, या इसको 1 औंस भी कहते हैं। औंस, 1 औंस, यानी अगर यूएसए को $1 की छपाई करनी होती थी तो उसके बदले में उसको 0.88 ग्राम गोल्ड को रखना पड़ता था अपने पास। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को ज़ीरो पॉइंट टू एट ग्राम गोल्ड रखना पड़ता था, या उसको उतना डॉलर, $1 रखे या 0.28 ग्राम गोल्ड रखे। यानी हुआ क्या? डॉलर को फिक्स कर दिया गया, डॉलर को प्रिंसिपल करेंसी वहाँ पर मान ली गई थी। डॉलर को क्या किया गया? प्रिंसिपल करेंसी मान ली गई थी। यही प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हुई। यूएसए ने कहा कि आप सभी की करेंसी तो बढ़ रही हैं, किसी की घट रही है, किसी की इकॉनमी गिर रही है तो किसी की बढ़ रही है। मेरी इकॉनमी में मेरे डॉलर को आप लोगों ने स्थिर कर दिया है, ना तो वो बढ़ रहा है ना तो वो घट रहा है। इससे तो मेरा कंपटीशन आप लोगों से सही हो ही नहीं पा रहा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? जो कि पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, उसको इन्होंने चेंज कर दिया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। ओके, इसको इन्होंने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में 15 अगस्त 1977 को यूनिलेटरली इन्होंने घोषित कर दिया कि अब मेरी जो डॉलर है वो अब
प्रिंसिपल करेंसी नहीं रहेगी, अब वो भी टाइम के अकॉर्डिंग फ्लैक्चुएट करेगी, यानी इसको फियाट करेंसी में चेंज कर दिया। ठीक। और इसके काफ़ी सारे उधर वियतनाम से युद्ध हुआ था, वो भी एक बहुत कारण था, क्योंकि डॉलर ने अमेरिका ने डॉलर ज़्यादा छाप लिए थे, जितना उसको अलाउड था उससे ज़्यादा कर लिया था। तो और सारे काफ़ी रीज़न थे, लेकिन ये 1977 15 अगस्त 1977 की बात थी जब ये कोलैप्स कर गया और एक तरह से न्यू ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हिक्सा रोलिन थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एक्सप्लेन्स द इमर्जेंस ऑफ ट्रेड एमंग किसके बीच, इंटर रीजनल ट्रेड को ये बताता है, क्योंकि इनकी थ्योरी है इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसको इन्होंने दिया था 1919 में, और ओहली ने दिया इसको 1933 में दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्युलर डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड हाइपोथेसिस इनिशियली एडवांस बाय, देखो द सेक्युलर डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड हाइपोथेसिस किसने दिया था, इसको दो लोगों ने मिलकर दिया था। एक तो राउल पेरेविस थे, जिन्होंने राउल पेरेविस ने 1950s में एक आर्टिकल लिखा था। इन्होंने एक आर्टिकल क्या लिखा था, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम, किसके लिए ये आर्टिकल लिखा था इन्होंने, ये आर्टिकल लिखा था इन्होंने ECLA, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका, इसके लिए इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। ओके, 1950 में। और मैंने दूसरे जो बात की वो है हैंस सिंगर, इन्होंने बाद में भी इसमें दिया था। हैंस सिंगर ने एक आर्टिकल लिखा, चलो आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड बोरोइंग कंट्रीज, क्या था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड बोरोइंग कंट्रीज। अगर आप नोट कर रहे हैं तो उसको नोट भी कर सकते हैं। तो दो लोगों ने मिलकर दिया था, रॉल प्रेविस्ट और हैंस सिंगर ने। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम, मैच द फॉलोइंग फ्रॉम 1 to 2। देखो अब आप समझ रहे हैं एडम स्मिथ ने क्या दिया था, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया था, यानी 1 का 3 कोई ऑप्शन है या डी इज द राइट आंसर। हिक्सा रोलिन ने क्या दिया था, मैंने बताया पहले, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दिया था। ई वोन स्टेकलबर्ग ने आइसो प्रॉफिट कर्व दिया था। आइसो प्रॉफिट कर्व जब आप पढ़ेंगे बाउमोल का या बेंस की थ्योरी जब पढ़ेंगे, बेंस की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, रेवेन्यू सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी में आइसो प्रॉफिट कर्व का काफ़ी ज़्यादा काम लगता है। डी पैटेनकिन ने रियल बैलेंस इफेक्ट दिया था। कंज्यूमर सरप्लस किसने दिया था, मुझे बताइए, काफ़ी फेमस टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस, हम लोग एग्जाम्पल भी देते होंगे रास्ते में चलते हुए कि हमारा इतना बचत हुई या कितना हम देने को तैयार थे और कितना हमने दिया। सो 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, टैक्स ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो इंडिया में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को इनहेरिटर यानी जिसके पास ये प्रॉपर्टी है वो अगर सेल करता है और सेल करने के बाद वो क्या करता है, इनकम जनरेट करता है, तो वो उसकी अदर सोर्सेज से इनकम कहलाएगी, जिस पर वो जब टैक्स देगा तो उसे कहेंगे इनकम टैक्स। तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर जो एक एग्जांपल क्या है वो इनकम टैक्स का एग्जांपल है। यहाँ पर एक ऑप्शन आया है वैट, और वैट से मुझे कुछ याद आ रहा है कि ये इसके साथ 1977 में इसके आने से पहले कुछ हुआ था। 1976 और 1991 इन दो जगहों पर हुआ था। इसमें एक कमेटी बनी थी और इसमें कमेटी बनी थी। 1976 में एक कमेटी बनी थी जिसने वैट को सबसे पहले रिकमेंड किया था, और उसके बाद 1991 में भी एक कमेटी बनी थी जिसने वैट को रिकमेंड किया था। आप बताइए इस कमेटी के नाम कौन कौन से हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल गवर्नमेंट रेसिप्ट्स द बजट डेफिसिट इज। देखो बजट डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट एक ही होता है, ठीक है। बजट डेफिसिट को फिजिकल डेफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रेसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक्सक्लूडिंग, अगर बोरोइंग को एक फिनेंशियल ईयर में हम क्या कर दें, टोटल रेसिप्ट से एक्सक्लूड कर दें और उससे टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दें, तो हमें फिजिकल डेफिसिट प्राप्त हो जाता है। अब सोचो, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। अगर टोटल एक्सपेंडिचर सपोज कर लो 100 करोड़ है और टोटल रेसिप्ट जो कि बोरोइंग को एक्सक्लूड करके हमारा 80 करोड़ आता है, तो हमारा टोटल फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाएगा, +20 करोड़ रुपीज़, ठीक है, +20 आएगा। अगर इसको +20 यानी इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब सोचो अगर इसका आंसर निगेटिव आ जाए, कैसे आ जाए, अगर मान लिया मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है 100 करोड़ रुपीज़
और हमारे पास टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 120 करोड़ रुपीज़ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -20 करोड़। तो जब फिजिकल डेफिसिट -20 करोड़ आ जाएगा, इसका मतलब ये फिजिकल ये डेफिसिट नहीं रह गया फिर, तब तो ये हो गया हमारा सरप्लस हो गया। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ फिजिकल डेफिसिट की यानी बजट डेफिसिट की बात की जा रही है। अब थोड़ा अगर अन्य कॉन्सेप्ट पर बात मैं करूँ तो एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। थोड़ा आप इसका भी मुझे प्राइमरी डेफिसिट का थोड़ा इम्प्लीकेशन बताइए। और एक होता है जीरो प्राइमरी डेफिसिट, जीरो प्राइमरी डेफिसिट। ये सब क्या होता है, अगर आपको थोड़ी जानकारी हो तो मुझे दीजिए, और नहीं है तो आप जरूर लीजिए इस जानकारी को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द लाफर कर्व डिमोन्स्ट्रेट द रिलेशंस बिटवीन। ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी करा चुके हैं। 1974 में आर्थर लाफर ने ये कर्व दिया था। इन्होंने क्या कहा था, देखो इन्होंने कहा था जो टैक्स रेवेन्यू के बीच और टैक्स रेट के बीच, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में ऐसे संबंध होते हैं। कैसे? ऐसे, ये यानी अगर आप एक समय तक टैक्स रेट बढ़ाओगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट पर, एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद अगर आप टैक्स रेट बढ़ाते हो तो लोग टैक्स देना पसंद नहीं करेंगे और टैक्स इवेजन स्टार्ट हो जाएगा और आपका रेवेन्यू घटने लगेगा। तो ये हुआ टैक्स रेट एंड, कहाँ है ऑप्शन, टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द रुपीज पर डॉलर per US dollar exchange rate change from 44 to 46 in a year by the market forces, it implies। यदि हमारे रुपीज़ की वैल्यू क्या होती है US डॉलर के बदले में 44, यानी समझो आप यहाँ पे यदि $1 इज इक्वल टू 44 रुपीज़ था, वो बढ़कर $1 एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है और 46 रुपीज़ हो जाता है। मतलब क्या हुआ, यानी मतलब आप देख ही रहे हैं कि हमको $1 के बदले कुछ ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी हमारी करेंसी क्या हुई, डेप्रिसिएट हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। ठीक है, और जब वैल्यू गिर जाती है तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी। ठीक, डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी कहते हैं। समझिए यहाँ पर एक थोड़ा सा चीज़ और, जब डेप्रिसिएशन होता है, जब रुपीज़ की वैल्यू गिर जाती है, चलिए समझ ही नहीं, अब मुझे बताइए आप, तब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर डेप्रिसिएशन यानी अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी अगर हुई है तो क्या इंपोर्ट बढ़ जाएगा कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, अगर डेप्रिसिएशन हुआ है तो क्या होगा। और अब डिवैल्यूएशन क्या होता है, थोड़ा ही बस समझ लो। डेप्रिसिएशन होगा जब मार्केट फोर्सेस के थ्रू करेंसी की वैल्यू गिरेगी, और डिवैल्यूएशन क्या होगा, डिवैल्यूएशन तब हम कहेंगे जब गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देती है। डिवैल्यूएट करने से क्या होता है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाता है, इंपोर्ट हमारा घट जाता है। इसको हम किसी और वीडियो में और डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या होता है। लेकिन अब मुझे एक क्वेश्चन और एराइज होता है यहाँ पर कि डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इन इंडिया 3 बार हो चुका है। इंडिया में करेंसी को 3 बार डिवैल्यूएट किया जा चुका है, और वो कब कब किया गया है मुझे आप बताइएगा कि कब कब किया गया है डिवैल्यूएशन इंडिया में करेंसी को, बहुत ज़रूरी है जानना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10th एंड लास्ट ऑफ द वीडियो, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। देखो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट दिया था फेडरिस्ट लिस्ट ने 1841 में दिया था। फेडरिस्ट लिस्ट ने दिया था इसको, कब दिया था, 1841 में। एक अपना आर्टिकल लिखा था इन्होंने, द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इन्होंने लिखा था द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इन्होंने इसी में इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट दिया था, कहा था कि अगर हम प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाते हैं, यानी अगर हम प्रोटेक्शनिज्म को हिंदी में अगर कहें तो हम अवरोध कह लीजिए, मतलब हम इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को, यानी जो शिशु हमारे यहाँ स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो शुरू अभी स्टार्ट हुई हैं, उनको हम सीधे इंटरनेशनल कंपटीशन में नहीं भेजेंगे, हम उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाएंगे। तो पहला हो गया ये फ्रेडरिक लिस्ट। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम आप जानते हैं, हिक्सर ओलिन ने दिया था इसको फैक्टर प्राइस, लेकिन इसको बाद में पॉल एम सैमुअल्सन ने भी इसको सुधार किया था। शायद 1970 की बात है ये, 1970 में पॉल एम सैमुअल्सन ने दिया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसको जी वोन हैबरलर। और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, इसको दिया था एडम स्मिथ ने। ठीक, एडम स्मिथ ने कब दिया था, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि इसको 1977। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 का 3, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल।